Hello, students. Our next topic in the pollution portion is water pollution. हमने पहले एयर पोल्यूशन, उसके सोर्सेस, कंट्रोल और केस स्टडीज को पढ़ा था. In the same way, we will be studying about the sources of water pollution, its harmful effects, and some of the regulatory mechanisms which we can use. तो जैसा आप जानते हैं कि वाटर इज़ लाइफलाइन फॉर एवरी ह्यूमन सिविलाइजेशन. और इंडिया में अपन हमेशा ये मानते रहे हैं कि जल ही जीवन है. और जो इतनी भी हमारी महान नदियां हैं उनसे हमें न केवल जीवन मिल रहा है बल्कि हम ये भी हमारी धार्मिक आस्था के तहत ये मानते हैं कि हम अपने पाप को भी वहाँ धो सकते हैं. So water bodies are not only our lifeline, but we dispose all kind of waste in them and tend to believe that water can wash away everything. और एयर वाटर पोल्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में इन्होंने जो है हमारे संविधान में जोड़ा था टू सेफ गार्ड आर वाटर रिसोर्सेस. आप देखें कि अगर किसी पानी में 0.1% भी इम्प्योरिटी है तो वो क्या हो सकती है. सस्पेंडेड सॉलिड्स आर देयर सच एज सैंड, सिल्ट, क्ले, जो चिकनी मिट्टी है, रेत है, गाद है, या कोलॉइडल मटेरियल जिसके अंदर हमारे अपशिष्ट, फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स में भी देयर. डिज़ोल्व मटेरियल्स हो सकते हैं जैसे नाइट्रेट्स हैं, अमोनिया, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम. और इन सब में सॉलिड वेस्ट को निकालना तो फिर भी थोड़ा आसान होता है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव द सॉल्यूबल वेस्ट जो उसके अंदर घुला हुआ है, पर्टिकुलरली जैसे नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, कई टॉक्सिक मेटल्स इसके अंदर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं. दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव. अब वाटर पोल्यूटेंट आ कहाँ से रहा है. किसी एक जगह से, जैसे नदी में कहीं से एक नाला गिर रहा है तो उसको हम पॉइंट सोर्स कह देते हैं. लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स कई जगहों से आ रहा है, जैसे बरसाती नाले बहुत सारे नदी में गिर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, या हाउस होल्ड पोर्शन से जो है जो गंदगी है वो यहाँ पर आ रही है. ऑटोमोबाइल्स और इनके जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं उनका वेस्ट मटेरियल पानी में पहुँच रहा है. तो जैसा अपन ने शुरू में कहा कि इन सब गंदगियों को अगर हम 1% भी माने तो भी उसके अंदर इतने ज़्यादा हानिकारक पदार्थ होंगे जो ह्यूमन को हेल्थ वाइज बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं. एंड दैट मेक द डोमेस्टिक जो वाटर है उसको अनफिट कर सकता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. डोमेस्टिक सीवेज जिसके अंदर मेनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यह पानी में माइक्रोब्स जो हैं उसको नष्ट कर देते हैं. और चूँकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सिटी का साइज़ भी बढ़ रहा है तो डोमेस्टिक वेस्ट भी बढ़ रहा है. तो उस वेस्ट को वो नदी में अगर छोड़ेंगे तो नदी बहुत ख़राब हो जाएगी. इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो लगभग बड़े सिटीज़ के अंदर बनाए जा रहे हैं ताकि सिटी से कलेक्टेड वेस्ट को पहले क्लीन किया जा सके और फिर उसको जो है नदी में छोड़ा जा सके. तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो बिल्कुल नदी के पास है. तो शहर की गंदगी को ये साफ़ करके नदी में छोड़ेगा. अगर नदी में हम डायरेक्ट सीवेज को छोड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर के अंदर है वो BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और रेड कलर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन. अगर पानी साफ़ है जैसे शुरू का पोर्शन, तो साफ़ पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत अच्छी है और ब्लू कलर में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो काफ़ी कम है. लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर सीवेज को इसमें डाला तो सीवेज के डालते ही नतीजा ये होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वहाँ पर पहुँच रहा है उसको बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई
other microbes will start decomposing. तो जब वो डिकम्पोज करेंगे तो उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. इसी को हम BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या BCOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन ml टू completely oxidize the organic material, inorganic material present in 1 liter of waste water. तो जैसा आप देख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा तो बिल्कुल कम हो गई और BOD बढ़ गया. तो जब ऑक्सीजन कम हो गया तो ऐसी सिचुएशन में मछलियाँ मरने लगेगी, दूसरे जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान पहुँचेगा. तो कई तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो है वो आनी शुरू हो जाएगी. बट एज द वाटर मूव्स अहेड, जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है ये अपने आप को क्लीन कर लेता है. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पॉपुलेशन में वृद्धि हो और जो नदी में गंदगी डाली जा रही है उसकी मात्रा बढ़ती जाए, फिर आगे इससे पहले कि वो क्लीन हो पाए पानी, और नई गंदगी वहाँ पर डाल दी जाती है. इन दिस वे द रिवर continues to get polluted, more polluted, and जिसे हम कह देते हैं यह मृत प्राय नदी हो जाती है, मतलब इसका पानी अब पीने योग्य नहीं बचता. तो अगर नेचर में हमें वो रिवर्स को बचाना है तो उसमें डलने वाली जो गंदगी है उसको हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा. और जो भी हमारी रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनमें कुदरती क्षमता होती है कि वो अपने आप को साफ़ कर लें, बशर्ते ह्यूमन वेस्ट जो है वो एक लिमिट में ही उसके अंदर पहुँचे. दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, चाहे हमारे साबुन हैं, डिटर्जेंट्स हैं, उनसे जो फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स निकलते हैं वो एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र का काम करते हैं. सो द एक्वेटिक प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इनॉर्मसली, और जब ये तेज़ी से बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम. विशेष रूप से ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर इनॉर्मसली बढ़ जाती है. तो जब ब्लू ग्रीन एल्गी इनॉर्मसली बढ़ती है तो वाटर बॉडी जो है वह डिटोरिएट होना चालू हो जाएगी. देखिए, जो मेनली कई ऐसे वॉशिंग यूनिट्स हैं जो नदी किनारे होते हैं, इनसे जो नदी के अंदर मटेरियल पहुंचेगा, दैट रिजल्ट्स इन एल्गल ब्लूम. जैसे आप देख रहे हैं पानी में पूरी तरफ एल्गी ही एल्गी है, जिसकी वजह से इसका एक डिस्टिंक्ट कलर हो गया है. पानी की क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो गई है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियाँ मरने लगेगी. तो सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑल्सो. तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, द वाटर क्वालिटी इज़ प्रोग्रेसिवली डिटोरिएटिंग, और ह्यूमंस जो हैं इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. ये देखो, तो these are some of the pictures of the algal bloom in the राजस्थान के अलग अलग सिटीज़ में. ये इस तरह से, इसी तरह से एक बहुत ख़तरनाक पौधा है जो आप सबने देखा होगा, इसे हम कहते हैं वाटर हाइसेंथ, जलकुंभी जिसे कहा जाता है. यह बेसिकली अमेज़न रिवर बेसिन का पौधा है. वहाँ से इसकी फूल के रंग, पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती है, उसे लेकर आए, और यहाँ पर यह इतने तेज़ी से बढ़ा. तो एक एग्जॉटिक इनवेजिव वीड है, ये खरपतवार है पानी की, जो पानी में से ऑक्सीजन को सोख लेता है. और पानी में से अगर ऑक्सीजन सोख ली जाएगी तो एक्वेटिक लाइफ, विशेषकर मछलियाँ मरने लगेगी. ये पौधा जब बंगाल में बहुत तेज़ी से फैला, तो चूँकि बंगाल जो हमारे देश का भाग है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर मछली ज़्यादा खाई जाती है, तो मछलियाँ मरने लग गई. इसलिए इस पौधे का नाम ही जो है टेरर ऑफ बंगाल कर दिया गया. तो आईकॉर्निया क्रेसिपिस जो है उसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, और यह पौधा कई स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ के अंदर बहुतायत में फैलता चला जाता है. अब जो वेस्ट वाटर है उसमें हॉस्पिटल वेस्ट भी आता है. हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स हो सकते हैं, और अगर ये इस पानी में पनपने लग जाते हैं और इस पानी को आगे चलकर कोई यूज़ करता है, दैट विल कॉज वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज़. जैसे आप देखते हैं कोलेरा, हैजा, डिसेंट्री, जो अतिसार के बीमारियां, एंट्राइटिस, पेट की गड़बड़, टाइफॉइड, तपेदिक, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जिसमें लिवर
पर प्रॉब्लम होती है. पोलियो इज़ ऑल्सो caused by a virus that comes in our body by water. Cryptosporidiasis, amoebic dysentery, schistosoma और एनसाइलोस्टोमा भी वाटर से फैलते हैं. साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज से पानी आ रहा है, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के अंदर कई हैवी मेटल्स होते हैं. ये हैवी मेटल्स की डेंसिटी यदि 5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की एंजाइम्स, हमारे नॉर्मल दूसरे जो प्रोसेस हैं उसमें हिंड्रेंस डेवलप करते हैं. वन मोर अफेक्ट इज बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक कंपाउंड है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं. तो फूड चेन में अगर हर ट्रॉफिक लेवल में इस तरह का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो जो मटेरियल एक प्लांट में जमा हुआ वो उसको खाने वाले जीव में पहुंचेगा, उस जीव को खाने वाले से दूसरे में पहुंचेगा और उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी. जैसा आप देख रहे हैं डीडीटी और मर्क्यूरी दो कॉमन एग्जाम्पल बायोमैग्निफिकेशन के लिए जाते हैं. डीडीटी जो है वो कीड़े मारने के लिए यूज़ में लाया जाता था और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ 1970s 80s के दौरान हुआ. तो पानी में जो पड़ा, पानी से इसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स में ये पहुंचा. जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले जू प्लैंक्टॉन हैं उन्होंने बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टॉन खाए तो उन सब का डीडीटी जू प्लैंक्टॉन में. जू प्लैंक्टॉन से ये छोटी मछलियों में, छोटी मछली बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स खाएगी तो उन सब में जो प्रेजेंट डीडीटी था वो स्मॉल फिश टू लार्ज फिश एंड अल्टीमेटली बर्ड्स के अंदर. और इसका एक रिज़ल्ट ये रहा, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन बहुत कम मात्रा है डीडीटी की पानी में, लेकिन जब ये फाइटोप्लैंक्टॉन के ज़रिए जू प्लैंक्टॉन्स में पहुँचा तो 0.04 ppm हो गया, स्मॉल फिश के अंदर 0.5 ppm, लार्ज फिश में 2 ppm और फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर दैट इंक्रीज टू 25 ppm. और इसकी वजह से एक बहुत प्रॉब्लम जो देखी गई, सी गल नाम की जो चिड़िया है उसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम होने लगी. साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि इनकी पॉपुलेशन क्यों कम होने लगी, तो ये पता पड़ा कि इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में डीडीटी एक्यूमुलेट हो गई जो इनके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने लगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस जब भी ये चिड़िया अपने अंडों को सेने बैठती तो अंडे के छिलके इतने पतले हो गए थे कि वो अंडे फूट जाते थे और इनकी नई जनरेशन बनना बंद हो गया. तो इस तरह से उनके पॉपुलेशन में बहुत शार्प डिक्लाइन आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन. सिमिलर एक केस है मर्क्यूरी के बायोमैग्निफिकेशन का, जो फ्लोरोसेंट पेंट की फैक्ट्री मिनीमेटा बे, जो जापान के बगल में एक खाड़ी है मिनीमेटा, वहाँ पर लगाई गई. उस पेंट में जो मर्क्यूरी मिलाया जाता था वो पानी में पहुंचा. मर्क्यूरी हमारे बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया उसे मिथाइल मर्क्यूरी में कन्वर्ट कर देते हैं और बैक्टीरिया से ये फाइटोप्लैंक्टॉन, जू प्लैंक्टॉन और फिशेस में पहुंचा और फिशेस के ज़रिए ह्यूमंस और डोमेस्टिक एनिमल्स में, जिससे नर्व रिलेटेड, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई जो वहीं के इलाके के लोगों में देखी गई. तो इस बीमारी का नाम ही मिनीमेटा डिजीज़ रखा गया. ये देखिए. इसी तरह से कैडमियम पॉइजनिंग, जैसे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, इटाई टाई आउच आउच डिजीज़ कहते हैं. आर्सेनिक जो है उसके कारण प्रॉब्लम्स, स्किन की केराटोसिस और जो हमारे तलवे हैं उस पर आप पैचेस स्किन देख रहे हैं. राजस्थान के कई इलाकों में, उदयपुर बेल्ट में आप फ्लोरोसिस यानी पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, जल्दी टूटती हैं. वन मोर इम्पैक्ट इज़ यूट्रॉफिकेशन. यूट्रॉफिकेशन का मतलब है जो हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे पानी में मिलते चले जाते हैं. इसकी वजह से पानी के जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ तेज़ होने लग जाती है. उनके डेथ और डिके के बाद वो वहीं जमने लगते हैं और जो नदी या तालाब या झील का पानी है उसका लेवल कम होने लगेगा और जो उसके नीचे जो अपशिष्ट जमा है
उनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। देखिए, एक ओलिगोट्रॉफिक लेक जिसके अंदर पानी काफ़ी साफ़ है, रोशनी काफ़ी गहराई तक जा रही है और न्यूट्रिएंट्स कंपैरेटिवली कम है, तो इसे हमने कहा ओलिगोट्रॉफिक। और जब इसमें गंदगी जमा होने लग जाएगी तो धीरे धीरे जो है वहाँ पर गहराई कम होने लगेगी और यह इस तरह से पानी अब धुंधला सा हो गया है, लाइट पेनिट्रेशन कम है। दूसरी जो गंदगी पर पनपने वाली मछलियाँ हैं वो ज़्यादा डेवलप हो गई, तो अब यह यूट्रॉफिक लेक हो गई। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हर वाटर बॉडी धीरे धीरे इस तरह से एक दलदल और फिर ज़मीन में बदल जाती है, लेकिन हमारी एक्टिविटी की वजह से वो बहुत तेज़ी से होने लग जाता है, तो जिसे कल्चरल यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये ओलिगोट्रॉफिक लेक एंड यूट्रॉफिक लेक। इसी तरह से कई जगहों पर जो थर्मल पावर प्लांट के होते हैं वो नदी के पास बनाए जाते हैं और उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है, गर्म पानी, उसको नदी में छोड़ा जाता है, जो कि उसके फ्लोरा और फौना को नष्ट करता है। एक केस स्टडी कई जगह दी हुई रहती है कि वेस्ट वाटर को कैसे क्लीन किया जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल है, जो कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है, वहाँ एक टाउन है एरकेटा। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने मिलकर एक नेचुरल प्रोसेस बनाया। उन्होंने 6 जो है मार्शलैंड डेवलप किया, यानी कनेक्टेड ऐसे एरियाज़ बनाए जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो पानी को मोटे तौर पर सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, क्लोरीन ट्रीटमेंट से साफ़ किया। फिर उनको मार्स 6 कनेक्टेड मार्शलैंड में से गुजारा, जहाँ पर हैवी मेटल, टॉक्सिन, कई जो पदार्थ थे वो सोख लिए गए बाय वेरियस प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, और धीरे धीरे जब पानी वहाँ से गुजरा तो क्लीन होता गया। और ये पूरा एरिया जो है, चूँकि दलदली टाइप हो गया था, तो वहाँ कई ऐसे जीव जंतु भी पनपने लगे जिससे एक सेंचुरी बन गई। उन्होंने मिलकर इसके मेंटेनेंस के लिए एक फ्रेंड्स ऑफ एरकेटा मार्श नाम का एक वंडरफुल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। इसी तरह से इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुले में जो शौच करने जाते हैं उससे कई तरह की बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। तो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को कलेक्ट करके प्रॉपरली डिकम्पोज किया जाए तो वो फर्टिलाइज़र और बायोगैस बनाने में यूज़ में आ सकता है। तो साउथ इंडिया और श्रीलंका, केरला, इन जगहों पर जो है इको सैनिटेशन जो है वो टॉयलेट्स चालू किए, जिसमें यूरिन का अलग कलेक्शन होगा, फीकल मैटर का अलग कलेक्शन होगा और उनको बकायदा डिकम्पोजिशन के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको ट्रीट करने के लिए ले जाती है। वन मोर प्रॉब्लम इज़ ऑफ ऑयल स्पिल्स। समुद्रों में जो तेल के टैंकर आते जाते कर रहते हैं, अगर कोई फूट जाए तो क्रूड ऑयल वहाँ समुद्र में फैल जाता है, जिसकी वजह से ऊपर तेल की एक मोटी परत बन जाती है, जिसमें कई जीव जंतु फंसकर मरते हैं और नीचे वाले जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पंखों पर यदि तेल लग जाए तो फिर ये जीव उड़ भी नहीं पाते और अल्टीमेटली इनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। ये देखिए, हमारे देश के एक साइंटिस्ट हैं, श्री आनंद मोहन चक्रवर्ती। उन्होंने सूडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाई करके डेवलप किया जो ऑयल स्पिल्स को नष्ट कर सकता है और इन जीवों को हम बचा सकते हैं। इसी तरह से गंगा नदी की दुर्दशा भी आप सबके सामने है। हालांकि वर्तमान सरकार ने बहुत प्रयास करके इसके स्तर को काफ़ी सुधारा है। तो जब ये गंगोत्री से निकलती है तो आपने देखा होगा कितना स्वच्छ निर्मल जल है, हमारी जीवनदायी और पूजनीय नदी अपन इसे कहते हैं। और जैसे जैसे ये शहरी क्षेत्र में आने लगती है, इसका स्वरूप क्रमशः बदलने लग जाता है। चाहे विभिन्न घाट पर विभिन्न प्रक्रियाएं हो जो कुछ वांछित हैं और कुछ अवांछित हैं, जिनकी वजह से पानी की क्वालिटी अल्टीमेटली डिटोरिएट होने लग जाती है और अंततः यह हश्र जो है इतनी महान नदी का हम कर देते हैं। तो इसको संभालना बहुत आवश्यक है। जैसे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है और अंततः जब ये मेघना नदी के रूप में बांग्लादेश में, अरब
बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तो ये बहुत ही ख़राब और विकृत स्थिति में वहाँ पर दिखाई देती है। तो हमें हमारे जल संसाधनों की देखरेख करनी है, क्योंकि यही हमारे लिए आगे सबसे बड़ी धरोहर होने वाले हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पूरी तरह से ध्यान रखें, इनका मूर्खता नहीं करें। पानी का अपव्यय अल्टीमेटली हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। थैंक यू।